हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि अभी हम लोग बीपीसी टीआरई 4.0 बीपीसी टीआरई 4.0 में प्राथमिक शिक्षक पीआरटी 1 to 5 के लिए हम ये पढ़ेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है और हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए। अगर हमको प्रैक्टिस सेट बनाना है तो हमारे लिए प्रैक्टिस सेट कौन सा बुक ज़्यादा कारगर होगा, सटीक होगा और किस तरीके से हमको प्रैक्टिस सेट बनाना चाहिए। क्योंकि आप देखते होंगे प्रश्नों की संख्या टोटल 150 रहेगा, लैंग्वेज से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके जो मेरिट जहाँ से बनेगा वहाँ से 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और 120 प्रश्न में जो भी स्टूडेंट 90 पार करेगा उसी का सिलेक्शन इस बार होगा। क्योंकि पीआरटी के पेपर में अगर हम लोग देखें तो लगभग 3 से 4 लाख फॉर्म डाले जाएंगे और सीटों की संख्या लगभग 10 से 11 हज़ार ही है। अब आपको ये सोचना है कि हमको अपनी तैयारी किस ढंग से करनी चाहिए, है ना। और सबसे ज़रूरी बात यह है, आप इस बात को समझते होंगे कि बीपीसी ऑलरेडी बार बार इस बात को चेतावनी दे रहा है कि भाई इस बार का प्रश्न जो होगा थोड़ा कठिन होगा और उसके लिए एक झलक भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि एडीओ का जो पेपर हुआ है यहाँ पे, है ना, एडीओ का जो पेपर हुआ है उस पेपर से जब पेपर को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीपीएससी ने अपना लेवल को कितना हाई कर रहा है। यहाँ तक कि सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, अब ये कहा जा रहा है कि हम यूपीएससी के पैटर्न पर लेंगे। तो इस बार समझना पड़ेगा कि इस बार जो पीआरटी का पेपर होगा, है ना, प्रश्न थोड़ा सा कठिन बनाए जाएंगे, है ना। इसी पे हम लोग बात करते हैं कि हम किस तरीके से अपना अध्ययन करें ताकि हम घर बैठे ही कंप्लीट करें। घर बैठे कंप्लीट करने के लिए कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। अपने गांव को छोड़ करके, अपने घर के माहौल को, अच्छे माहौल को छोड़ करके पटना जैसे शहरों में आकर के पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, बस पढ़ने के लिए हिम्मत होना चाहिए, जुनून होना चाहिए आपके अंदर। सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठने की कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए। तो समझ जाइए कि आप सिलेक्शन वहीं से प्राप्त कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हमारे लिए पीआरटी की जो हम लोग बात कर रहे हैं कि पीआरटी के पेपर में उसके पहले हम लोग समझते हैं कि हमें कौन कौन सा प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अंतिम जो हमारा प्रहार होता है ये प्रैक्टिस सेट पर ही आधारित होता है। प्रैक्टिस सेट तो जैसे में कई लोग हैं बाज़ार पे ज़्यादा निर्भर होते हैं, हम तो यही कहेंगे कि भाई बाज़ार पे निर्भर होने से अच्छा है ना, बाज़ार पे निर्भर मत होइए। और सबसे बेस्ट जो आपको मिलता है प्रैक्टिस सेट वो ये हो जाएगा, है ना। आप देख सकते हैं यही प्रैक्टिस सेट है ना। ये घटना चक्र का, है ना, घटना चक्र का जो प्रैक्टिस सेट है, ये घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट है। आपके पीआरटी में 9 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, मैथ और रीजनिंग पढ़ना है, बिहार स्पेशल पढ़ना है, मिसलेनियस भी पढ़ना है। वो सारी चीज़ें आपको एक ही प्रैक्टिस सेट में घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन हम लोग देख रहे हैं, जो स्पेशल आपके बीपीएससी के संदर्भ में इसको बनाया गया है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पीआरटी का पेपर दे रहे हैं तो, अगर आप पीआरटी का पेपर दे रहे हैं तो आपके लिए इससे बेहतर कोई प्रैक्टिस सेट नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि हम प्रैक्टिस सेट कोई बढ़िया वाला, कोई सटीक वाला, जो हमारे एग्जाम पर आधारित हो, जो एग्जाम पर आधारित हो और जिसको बनाने से हमको बेनिफिट हो, हमारे एग्जाम में बेनिफिट हो, तो हम आपको यही कहेंगे कि यही प्रैक्टिस सेट है जिससे आपको समझ में आएगा कि हमको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। देखिए ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारा चीज़ें मिलेगा। लेकिन अगर आप पीआरटी का पेपर दे रहे हैं, है ना, अगर आप पीआरटी का पेपर दे रहे हैं, हाँ हेलो, ठीक है, हम करवा देते हैं, ओके। अगर आप पीआरटी का पेपर दे रहे हैं तो यहां से भी आपको निकालने की, है ना, वो नज़रिया होना चाहिए, वो समझ होना चाहिए कि अगर हमको इतिहास में प्रैक्टिस सेट लगाना है, अगर यहाँ से 500 प्रश्न अगर पूछे गए हैं तो इस 500 प्रश्नों में क्या क्या टॉपिक हमारे सिलेबस में, हमारे पीआरटी के सिलेबस में है,
है ना। और उसी पीआरटी के सिलेबस के अनुसार हमें यहाँ से प्रश्नों को निकालना होगा और यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, क्योंकि पीआरटी का सिलेबस जो है कुछ अलग तरीके से दिया गया है। यही सिलेबस जो है आप समझ नहीं पाते हैं, जिसके वजह से प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण फेल होते जाते हैं और पता चलता है कि आपने मेहनत कम नहीं किया था। आपका पड़ोसी अगर 12 घंटा पढ़ रहा था तो आप 16 घंटा पढ़ रहे थे, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमको पढ़ना क्या था हमारे पीआरटी के लिए, है ना। हमें छोड़ना क्या था हमारे पीआरटी के लिए, यही चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा था, जिसके वजह से आपने कड़ी मेहनत की, हार्ड वर्क की, स्मार्ट वर्क भी की, लेकिन आपके पास सही डायरेक्शन नहीं था, जिसके वजह से आप पीआरटी में कंप्लीट नहीं कर पाए। बल्कि पीआरटी को कंप्लीट करना सबसे आसान चीज़ होता है। 120 प्रश्नों में 90 प्रश्न बनाना बहुत ही ईजी होता है। अगर आपके पास, चलिए थोड़ा देर के लिए भी हम समझ जाते हैं, हम कहते भी हैं कि भाई अगर आपको पढ़ना हो, है ना, अगर पढ़ने के लिए अगर आप चाहते हैं कोई एक बुक बताया जाए तो हम आपको ये भी बताएंगे। आप देख रहे हैं ना, ये लुसेंट, दो चीज़ें कर लीजिए यहाँ पे। अगर आपने लुसेंट पढ़ा तो आपको ये भी तो समझना चाहिए कि लुसेंट में टीजीटी वाले भी पढ़ लेते हैं, इस लुसेंट को आधार बनाते हैं पीजीटी वाले भी, और इस लुसेंट को आधार बनाते हैं आपके पीआरटी प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 वाले। लेकिन क्या आपको समझ में आता है कि पीआरटी वालों को क्या क्या इसमें से पढ़ना है? टीजीटी वाले अगर समझ रहे हैं कि इसमें से हमें क्या पढ़ना है, पीजीटी वाले अगर समझ रहे हैं, तब तो एक ही मटेरियल है, एक ही, है ना, ये गाइड है जहां से तीनों पेपर कंप्लीट किया जा सकता है, तीनों पेपर। बशर्ते आपको ये समझ में आना चाहिए कि यदि हम पीआरटी का पेपर दे रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक का एग्जाम दे रहे हैं और हमारे पास सिर्फ एक ही बुक है, वह है आपका लुसेंट, तो लुसेंट में हमको पढ़ना क्या है? क्योंकि देखिए इतिहास में ऑलरेडी आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है कि भाई हम इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही प्रश्न पूछेंगे, और पता चलेगा कि हमने लुसेंट तो लिया और शुरू से शुरू किया और अंत तक खत्म किया, बल्कि आपके सिलेबस में ऐसा नहीं था, है ना। तो ये चीज़ें हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसी तरीके से आप ये भी देख सकते हैं, जैसे में इसी का, है ना, इसी का ये तो थ्योरी है और ये है आपका ऑब्जेक्टिव। अगर दोनों मिलाकर के आप काम करते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत ही अच्छा आपका स्कोर आ सकता है। बशर्ते आपको, अभी भी हम बोल रहे हैं, आपको ये समझना होगा, पैटर्न को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दो चीज़ों पे फोकस करना। सिलेबस को अगर आपने कंप्लीट किया है, जैसे हमें एग्ज़ाम देना है पीआरटी का, तो हमें सिलेबस पढ़ना होगा कि हमारे सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या पढ़ना है। अगर ये समझ में आ गया तो दूसरा काम करिए कि प्रीवियस ईयर का जो भी प्रश्न है, चाहे प्रथम चरण हो, दूसरा चरण हो, तीसरा चरण हो, तीनों चरण का जो भी पेपर मिला है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का, उन सारे प्रश्नों को एक बार मूल्यांकन कर लीजिए। मूल्यांकन करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि अब हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या छोड़ना चाहिए, है ना। इतना पता अगर चल जाए तो कहीं से भी आप कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं। जैसे में अगर हम लोगों को हिस्ट्री पढ़ना है ना, अगर हम लोगों को हिस्ट्री पढ़ना है ना, हिस्ट्री अगर पढ़ना है हम लोगों को, तो हिस्ट्री में क्या, सोच के देखिए, हिस्ट्री में आपको सिलेबस दिया गया है कि हमको सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट ही पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही हम प्रश्न पूछेंगे। और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो प्रश्न पूछा जाएगा, ये प्रश्न पूछेगा, है ना, बिहार के संदर्भ में। अधिकतर प्रश्न जो होंगे वह बिहार के संदर्भ में, है ना, संदर्भ में प्रश्न पूछे जाएंगे। कई लोग हैं कि भाई कहा जाता है कि एनसीईआरटी का बुक पढ़ लो, कई लोग कहते हैं कि एससीईआरटी का बुक पढ़ लो। अब जरा सोच के देखिए, ये भी कहा जाता है 6 से लेकर के 10th क्लास तक पढ़ लीजिए। हम भी कहते हैं कि आपके पीआरटी का जो लेवल होता है वह 10th तक ही होता है, 10वीं क्लास तक ही लेवल होता है। लेकिन 10वीं क्लास तक के लिए 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास के एनसीईआरटी को पढ़ना सही नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात है कि समय की बर्बादी हो जाएगी। और आपके जैसे अगर पीआरटी का पेपर हमको देना है और 1 to 5 के लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट है, तो आराम से यहाँ पे एक किताब से काम चला सकते हैं। 8th क्लास का, है ना, 8th क्लास का आपको बिहार सरकार की किताबें होगी, है ना, बिहार सरकार की जो किताबें होगी एससीईआरटी का, आप चाहें तो उससे, है ना, 15-20 पेज में ही लिखा गया है इंडियन नेशनल मूवमेंट, आप इससे भी काम चला सकते हैं। जरूरी नहीं कि 6ठा 7वां पढ़िए। थोड़ा सा आपको मिलेगा 10th क्लास में,
है ना, थोड़ा सा आपको 10th क्लास में मिलेगा, बस इतना ही पढ़ना है। दोनों मिलाकर के अगर पेज की बात कर दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 पेज होगा, इतना सा से आपका काम चल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको जानना होगा, आपको समझना होगा कि क्या हमारे सिलेबस में इतना ही दिया गया है जो बताया जाता है कि 6ठा क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक ये पढ़ना है ना। क्योंकि जानकारी अगर नहीं है तो आप 6ठा का किताब भी पढ़ेंगे, इतिहास में 7वां भी पढ़ेंगे, 8वां भी पढ़ेंगे, 9वां 10वां सब पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन आप अगर सिलेबस को नहीं जानते हैं तो पता चलेगा कि प्रत्येक किताब में आपको 10 दिन 15 दिन का टाइम लगेगा। और इस तरह से 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 1 साल का समय लगता है, वो भी कड़ी मेहनत। लेकिन आपके पास मात्र 3 महीने का टाइम है। 90 दिनों में अगर हमें कंप्लीट करना होगा तो हमें ये समझना होगा कि हमारे लिए हमारे सिलेबस के अनुसार पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है ना, यहाँ पे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ज्योग्राफी का, है ना, अगर ज्योग्राफी का हम लोग बात करें तो ज्योग्राफी में सिर्फ कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा जाता है ना। इंडियन ज्योग्राफी से सिर्फ प्रश्न पूछेगा। और इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न ऐसा नहीं है कि बहुत ही गहराई में पूछा जाता है, साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं जो आप लोग कहीं ना कहीं रूबरू हैं, आराम से चीज़ों को कंप्लीट किया जा सकता है। इंडियन ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी प्रश्न पूछे भी अगर जाते हैं तो अधिकतर आपको बिहार के संदर्भ में पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम कौन ले रहा है, बिहार ले रहा है। आपको शिक्षक कहाँ बनना है, बिहार में बनना है। तो सारे प्रश्न जो होंगे, है ना, 40% 30% जो प्रश्न होगा वह बिहार के संदर्भ में ही होगा। इसलिए अलग से बिहार स्पेशल भी पढ़ना पड़ता है। अगर आप 1-2 किताबों को अगर देख लें तो आराम से चीज़ों को कंप्लीट करते जाएंगे। और 90 दिन 3 महीने काफ़ी होते हैं अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए, ताकि 90 स्कोर आ जाए। उसी तरीके से अगर हम लोग ज्योग्राफी में हम लोगों को ईवीएस पढ़ना है, साइंस का भी पार्ट हो जाता है, जहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गहराई में साइंस पे बेस्ड है ना, बहुत ज़्यादा गहराई में है। ये आपके व्यवहार पर आधारित है, व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। जितना भी व्यवहारिक प्रश्न है ना, व्यवहारिक प्रश्न आपको पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में प्रश्न बनाएंगे। और यहाँ से अगर आपने जैसे 5वीं क्लास का, अगर मानते हैं हम लोग कि अगर 5वीं क्लास का अगर बिहार सरकार की किताबें आपने पढ़ लिया, 5वीं क्लास की किताबें आप बता रहे हैं, अगर 5वीं क्लास की SCRT की किताबें आपने पढ़ ली तो पर्यावरण से के संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें जो है ना, आपको यहाँ से जानकारी होगा। कई बार PRT के पेपर में यहीं से सवाल पूछा गया है। ये समझना होगा कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है ना, और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। उसी तरह से अगर हम लोग पॉलिटी की बात करें, है ना, पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, पॉलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें तो 10 से 12 सेक्शन होते हैं। 10 से 12 सेक्शन से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर के प्रश्न पूछ रहा है। समझ होनी चाहिए, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास बेसिक जानकारी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि एक बार NCERT और SCERT पढ़िए। NCERT SCERT की बात क्यों किया जाता है, क्योंकि आपका एकेडमी अच्छा नहीं है, आप कभी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े हैं, किसी अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़े हैं जहाँ पे स्कूल और कॉलेज वाले पढ़ाई करवाए हों। जब आपको कभी आपके सिलेबस के संदर्भ में या आपको बेसिक नॉलेज अगर आपके पास नहीं है ना, जहाँ पे एकेडमी में हमें ये नॉलेज मिलता है, तो फिर आपको वही काम करना पड़ेगा, NCERT और SCERT का अध्ययन करना पड़ेगा। 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न होता है कॉन्सेप्ट लेवल का और दूसरा प्रश्न होता है फैक्चुअल, एकदम फैक्ट पर आधारित है। फैक्ट अगर जैसे मानते हैं कि लुसेंट को अगर आप अपना आधार बना लिए, कॉस्मस जो बड़वाल सर का जो है ना वन लाइनर जो NCERT का है, या बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में बेच रहे हैं कि भाई हमारा ये गाइड ले लो तुम्हारा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। रियल आपको बात बता रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। उनकी बुकें हज़ारों लाखों में बिक जाएगी, करोड़पति अरबपति हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको है ना, आप मेहनत करने से अगर कतराइएगा तो खरीद लीजिएगा। आप सोचते हैं कि शॉर्टकट से हमको हमारी है ना सफलता मिल जाएगी, तो शॉर्टकट से सफलता नहीं मिलने वाली है। उसके लिए स्मार्ट रणनीति और हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। 3 महीने की बात है, अगर 3 महीने में अगर हार्डवर्क कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका शरीर है ना गल जाएगा या बहुत कमज़ोर हो जाएगा। अगर 3 महीने 10 घंटा अगर डेली बैठ जाते हैं तो हो सकता है कि आपकी मुकद्दर और आपकी तकदीर जो है वो बदल जाए, है ना।
तो ये चीज़ें हैं, जैसे मानते हैं कि हमको 10 सेक्शन पढ़ना है, तो हमको 2 तरीके से स्टडी करना पड़ेगा। एक हमको अप्लाइड करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट लेवल पे, बेसिक पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं। और आजकल का जो प्रश्न है, एडीयू का पेपर हुआ है, आप देख लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बीपीएससी लेगा तो कभी भी अपने लेवल से समझौता नहीं करेगा और प्रश्न भी बिल्कुल उसी तरह पूछा जाएगा, है ना। उसी तरह से हम लोग देखेंगे, पॉलिटी की बात करें तो साइंस यहाँ पर देखिए, और साइंस में भी बहुत मजेदार प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी से सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो 2 किताब पढ़ सकते हैं, 8th 9th भी पढ़ सकते हैं, 10th भी पढ़ सकते हैं। अगर तीनों किताबों को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए तो 20 प्रश्न जो पूछे जाते हैं, 20 के 20 प्रश्न बन जाएंगे। अगर आपका बैकग्राउंड साइंस का नहीं है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर बैकग्राउंड साइंस का है तो आप लुसेंट से भी काम चला सकते हैं, एक पतली सी गाइड है, उससे भी सारे प्रश्न आपके पीआरटी में पूछा गया है। अगर आप देखें तो मेरे सारे नोट्स, हमारे नोट्स यानी कि सारे कंटेंट जो है हमारे नोट्स में आपको मिल जाएंगे। पहला चरण है, दूसरा चरण है, तीसरा चरण है। हम इसलिए बता रहे हैं जैसे में अगर हम लोग बात करें इस नोट्स की, खास करके तैयार किया गया है आप लोगों के लिए, तो इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ है ना, एनसीईआरटी का, है ना। एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो बिहार सरकार की जो किताबें हैं समग्र शिक्षा अभियान की, ये टोटल आपको निचोड़ इसमें मिलेगा इस नोट्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई टेक्स्ट बुक हैं, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ लेने से ही सारे के सारे प्रश्न नहीं बनते हैं। कई टेक्स्ट बुक है ना, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कई टेक्स्ट बुक है ना, कई टेक्स्ट बुक है जिसका है ना हम लोग मटेरियल यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। कई टेक्स्ट बुक से है ना इसको तैयार किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, जो बीपीएससी आपको कहता है कि हमारा पैटर्न इस बार चेंज रहेगा, तो उसी पैटर्न पर आधारित है, नई पैटर्न पर आधारित है, नई पैटर्न पर। जैसे मानते हैं कि हमारे जो नोट्स मिलेंगे आपको, सबसे पहले इसमें थ्योरी होगा, है ना, सबसे पहले थ्योरी होगा और उसके बाद उससे रिलेटेड उस टॉपिक से, है ना, उससे रिलेटेड टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनते हैं, है ना, जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे, ताकि आपकी एग्जाम में इसका बेनिफिट मिले। अगर आपने हमारे क्लास और आपने हमारे नोट्स को अगर कंप्लीट किया, है ना, तो समझिए कि आपका 90 स्कोर आएगा ही आएगा। इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे अभी भी बताते हैं, मेरे पढ़ाने से, मेरे संस्था में आकर के पढ़ने से आप सोचते हैं कि रिजल्ट हो जाएगा, या दुनिया के तमाम किसी भी संस्था में चले जाइए, रिजल्ट की संभावना नहीं होती है। रिजल्ट के लिए आपको खुद मौजूद होना पड़ेगा, खुद मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सेल्फ स्टडीज़ करना। अगर आपने सेल्फ स्टडीज़ बड़ी ईमानदारी से किया है, 10 घंटा, है ना, और ये भी ज़रूरी है, अगर बिना डायरेक्शन में आप 10 घंटा पढ़ते हैं तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि 10 घंटा पढ़ा जाए, 5 घंटा ही सही तरीके से पढ़ते हैं तो रिजल्ट आराम से बनता है ना। लेकिन आप कहीं भी हैं, कहीं भी हैं, घर में हैं, गांव में हैं, माहौल अच्छा है, आपको 7-8 घंटा टाइम मिलता है कि भाई हम पढ़ सके, ईमानदारी से तैयारी कर सके, तो आप कहीं से रिजल्ट को हासिल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए 2-3 काम करना पड़ता है। सबसे पहला, अगर आपने ठान लिया है कि भाई हमको कंप्लीट करके ही जाना है, हमको कंप्लीट करके ही जाना है, तो सबसे पहले सिलेबस पर आधारित आपको अध्ययन करने पड़ेंगे। अध्ययन बहुत ज़रूरी है, सिलेबस टोटल कंप्लीट करना पड़ेगा। सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज, ये बहुत अच्छा है ना टेक्निक बताते हैं, ये बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। जिसका रिवीजन ज़्यादा होता है वही डिवीजन को प्राप्त करता है, याद रखिएगा। रिवीजन, अगर आपने अध्ययन अच्छे तरीके से किया है, मन लगा करके किया है ना, सेल्फ स्टडी के माध्यम से किया है, तब आपको ज़रूरत पड़ता है रिवाइज करने का, बार बार रिवाइज करने का। अगर आपका रिवाइज सबसे शानदार है, बहुत ही बेहतर है, तभी प्रैक्टिस सेट में आपको नंबर मिलेगा। और प्रैक्टिस सेट ऐसा नहीं है कि किसी का भी प्रैक्टिस सेट बाजार पे भरोसा मत करिएगा भाई, बाजार पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। अगर बाजारवाद पे ज़्यादा भरोसा करिएगा तो पता चलेगा कि आपके दोस्त जो है ज़्यादा खुद पर भरोसा किए और वो कंप्लीट कर गए। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रैक्टिस सेट, है ना,
प्रैक्टिस सेट कौन सा लगाएं? तो प्रैक्टिस सेट में हमने कहा था कि प्रैक्टिस सेट में आप देख लीजिए घटना चक्र का ही प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। उसके बाद देखते हैं पूर्वावलोकन, है ना, यानी कि प्रीवियस ईयर जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, है ना, प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न पूछा गया है, यानी कि पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण में जो भी आपके पीआरटी में प्रश्न पूछा गया है, उन सारे प्रश्नों को इकट्ठा करिए और इकट्ठा करने के बाद ये दोनों को बेस बनाइए, दोनों को आधार बनाइए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिस सेट का, वह हो जाता है ना, वह होता है आपको टॉपिक वाइज, है ना, वह होता है आपको टॉपिक वाइज जो हम लोग कराते हैं। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट सारे सब्जेक्ट का, अगर सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट अगर आप करते हैं, है ना, टॉपिक वाइज टॉपिक अगर आप करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, 90+ आराम से स्कोर किया जा सकता है ना। जैसे में कई स्टूडेंट है जो हम अपने यहाँ स्टूडेंट को अध्ययन करवाते हैं और बोलते हैं कि यही तरीका है पढ़ने का। सुबह में उठिए तो 3 घंटा समय निकालिए। पीआरटी वालों के लिए हम बता रहे हैं सबसे शानदार तरीका, कभी भी 2 महीने के बाद या 4 महीने के बाद एग्जाम हो, आपका सिलेक्शन होगा अगर इतना कर रहे हैं तो। सुबह में उठते ही 3 घंटे का समय निकालिए, ज़्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे, 3 घंटा। सुबह में आप 3 घंटे का टाइम निकालिए और 3 घंटे में हमको क्या करना है, 3 घंटे में एक घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा और 1 घंटा, 1 घंटा मैथ का प्रैक्टिस करिए, 1 घंटा रीजनिंग का प्रैक्टिस करिए और 1 घंटा, है ना, करंट अफेयर्स का, है ना, करंट अफेयर्स का स्टडी करिए। ये उस दिन तक चलना चाहिए, है ना, 22 से 27 सितंबर जब आपका पेपर हो जाता है, उस दिन तक आपका ये प्रैक्टिस लगातार 3 घंटे का होना चाहिए। अब जो यहाँ पे हम लोग जो 4 घंटे का जो शेड्यूल बना रहे हैं, ये जो 4 घंटे का शेड्यूल है, ज़्यादा टाइम हम नहीं बता रहे हैं। 4 3 60 घंटा में अगर आप चाहें तो चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी जितनी एनर्जी आपके पास है, जितनी कैपेसिटी आपके पास है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद ये 4 घंटों में हमको कोई एक सब्जेक्ट उठाना है, जैसे हमें हिस्ट्री ही पढ़ना है यहाँ पे, है ना, तो हिस्ट्री हमें 4 घंटा पढ़ना है। और 4 घंटे में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम अगर एससीईआरटी और एनसीईआरटी का अगर बुक हमारे पास है ना, तो उसको स्टडी कर लेंगे। अगर मानते हैं कि एससीईआरटी का हम बुक स्टडी करना चाहें तो एससीईआरटी का स्टडी हम करेंगे और उसी टॉपिक को जो हमने किताबों में पढ़ा था, उसी टॉपिक को हम चाहे तो लुसेंट से, है ना, लुसेंट से पढ़ सकते हैं, या चाहे तो आप हमारे नोट्स का उपयोग कर सकते हैं, उसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद, है ना, उसी को हम लोग घटना चक्र से जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड जो प्रश्न बनता है, आप यहाँ से बनाते चलिए, सब्जेक्ट वाइज। अगर हम लोग 10 दिन इसका टारगेट रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 3 जो सब्जेक्ट है आपका कंप्लीट हो रहा है, 15 30 45, ये 45 क्वेश्चन जो है ना, 45 47 जो प्रश्न है यहीं से कन्फर्म हो रहा है। इसमें आपको कम से कम 40 प्रश्न को कंप्लीट करना पड़ेगा। 40 प्रश्न अगर बनेगा तो रिजल्ट होगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में जो 16 प्रश्न पूछे जाते हैं, या 30 या 32 जो प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 या 32 प्रश्न पूछे जाते हैं, टोटल का टोटल प्रश्न बनना चाहिए। अगर पीआरटी में आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट हो तो मैथ और रीजनिंग पे कमांड करना होगा, करंट पे कमांड करना होगा, और तीनों को मिला करके सीधे 45 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें आप समय लगा सकते हैं, 1 सप्ताह 10 दिन, रिवाइज भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, टॉपिक वाइज भी स्टडी करना है ना। तो इसी तरीके से है, अगर हम लोग सही तरीके से रणनीति पे काम करते हैं तो 90 कोई बड़ी बात नहीं हो जाता है ना, 90 कोई बड़ी बात नहीं हो जाता है। जैसे हमारे क्लास में अगर आप आएंगे, वो सारी चीज़ें करवाई जाती हैं, और स्पेशली, और यही वजह है कि हम लोग कभी भी भीड़ भाड़ में ज़्यादातर स्टूडेंट को हम अपने क्लासरूम में नहीं रखते हैं, 50 से ज़्यादा नहीं, ताकि हमको लगता है कि नहीं 50 पे अगर फोकस किया जाए तो 50-50 का रिजल्ट होता है, और मैंने ऐसा करके दिखाया भी है, 50 में 50 का रिजल्ट होता है। क्योंकि टीचर व्यक्तिगत रूप से, है ना, रूबरू होता है अपने स्टूडेंट से, उसकी कमियां क्या है, उस कमियों को दूर किया जाता है, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है ना, उसको समझाया जाता है। ठीक है, चाहे ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, दोनों मोड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमसे बात करना हो तो आप चाहें तो इस नंबर पे बात कर सकते हैं,
84 060 है ना, 51 999 पे है ना, मैसेज के माध्यम से या कॉल के माध्यम से बात हो सकती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।